बनकर पूरे 10 दिन गुजारने हैं। मैं तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। मेरी बात पर वो भोली भाली मासूम सी लड़की पत्थर बनकर बैठ गई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसने रोते हुए कहा कि मैं एक विधवा हूं। जब मैं हंसते हुए कहने लगा कि यह शादी सिर्फ दिखावे की होगी, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी शर्त पर वो लड़की मजबूरन मेरी बात मान गई थी और अगले दिन हम लोगों की शादी हुई। पर जब 2 दिन के बाद मैं जरूरी काम से कमरे में आया तो देखा कि वह लड़की आंखें बंद करके दोनों हाथ को समेटे प्रार्थना कर रही थी। पहली बार उसको प्रार्थना करते हुए देखकर मुझे न जाने क्यों उस पर प्यार आया था। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो प्रार्थना करते हुए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे पिता की आखिरी बातें मेरे कानों में आज भी गूंजती थीं। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर हालत में सांसें ले रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि शिवा, अगर तुमने 10 दिन में शादी नहीं की तो मैं अपना घर, अपनी पूरी जायदाद में से कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, बल्कि सब कुछ अनाथ आश्रम के हवाले कर दूंगा। मैं खामोश रहा। अपने होंठ बंद करके मैंने अपना सर झुका लिया था। मैं बचपन से अपने पिताजी को जानता था। उनका कहा हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता था। उनका हर फैसला पूरा पक्का होता था। लेकिन उनका यह फैसला मुझे किसी ऐसी जंजीर से बांध रहा था जिसकी चाबियां मेरे हाथ में थी ही नहीं। मैंने बाहर निकलकर सिगरेट जलाई और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। पूजा को फोन किया। वही पूजा जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट अभी पिछले साल हुई थी। मेरी कॉलेज फ्रेंड और पूजा की पहली मोहब्बत। हम दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देखे थे। हम दोनों के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। मैंने उसे फोन मिलाया तो फोन की घंटी बज रही थी। दूसरी घंटी पर ही उसने फोन रिसीव कर लिया था। उसकी आवाज आई। उसने कहा, हेलो शशि, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारे पिताजी की? मैंने कहा, पूजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अभी और इसी वक्त। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी होगी, सिर्फ 8-10 दिन के अंदर। ये मेरे पिताजी की वसीयत है। एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ से खामोशी छा गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद हंसी की आवाज आने लगी। पूजा हंसते हुए कहने लगी, शशि, ये सब नाटक करना छोड़ दो। मुझे कल ऑस्ट्रेलिया जाना है। 1 हफ्ते के बाद आती हूँ, तब आराम से शादी करेंगे। जायदाद का क्या है? तुम अपने पापा के इकलौते बेटे हो, सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा था कि तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर 8 से 10 दिन में हमारी शादी नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कहा, तो क्या मेरे साथ ही शादी करनी जरूरी है? तुम्हें इतनी जल्दबाजी में शादी करनी है तो किसी और के साथ शादी कर लो। 8-10 दिन के लिए सिर्फ दिखावे की ही शादी कर लो किसी के साथ। मुझे तो वैसे भी तमाशा से नफरत है। मैं ऐसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया था। मैंने मोबाइल देखते हुए लंबी सांस ली थी। वो जानती थी कि मेरे पिताजी की वसीयत यही है, फिर भी उसने इनकार कर दिया था। शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके बिना कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ भी कर सकता था। इस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी और मैंने कर भी लिया। उस शाम मैंने कानूनी तौर पर वकील से बात की कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करे। उसमें डिवोर्स के पेपर्स भी होने चाहिए। 10 दिन की शादी, बस सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की। इसके बाद जिसके साथ मेरी शादी होगी वो जो चाहे कर सकती थी, तलाक लेना चाहे, अलग होना चाहे, कुछ भी। लेकिन मेरा मकसद इतना ही था, बस अपने पिता की वसीयत पूरी करना। मगर प्रॉब्लम थी तो वह ये थी कि कौन लड़की ऐसी शर्त पर राजी होती? कौन ऐसी लड़की होती जो मुझसे शादी सिर्फ 8-10 दिन के लिए कर लेती? मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया था जिनका दावा था कि वह कुछ ऐसे मजबूर लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिनकी शादियां नहीं होती। मैंने अगली सुबह अपनी शादी की शेरवानी खुद पसंद की। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक रस्म थी जिसमें मैं दूल्हा हूं और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही शादी करने जा रहा हूं। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी उलझन थी। वो उलझन जो ना ख्वाहिश थी ना मोहब्बत थी, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ थी। उसे मैं खुद अपने कंधों पर डाल चुका था। फाइनली दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आ गई थी। वकील ने कहा था कि सारे कागजात तैयार हैं, आप जिस वक्त चाहे रजिस्ट्रार में आकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शादी किसी मंदिर मैरिज हॉल या घर से नहीं थी, बल्कि कोर्ट मैरिज थी। मेरी मर्जी थी। एक पुराना सा गेस्ट हाउस जहां कम रोशनी हो, गवाह हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर ही कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैंने वहां उसे पहली बार देखा था, जो कि दुबली पतली गोरी रंगत की और लंबे बालों वाली थी। उसने नीला गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था। दुपट्टा उसके कंधों पर ढका हुआ था। ना हाथों में मेहंदी थी, ना चेहरे पर मेकअप था और ना ही आंखों में कोई खुशी थी। मगर इसके बावजूद भी उसके अंदाज में एक ठहराव था, जैसे कोई सब कुछ हार कर भी खुद से नहीं हारा हो। मैंने उससे नजर चुरा ली थी। दिल में जैसे कुछ भड़क रहा था, मगर फौरन ही बुझ भी गया था। मेरे 4 दोस्त गवाह बन गए थे। पहले तो उसने पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए पेन हाथ में थामा था। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसके बाद पेन मुझे दिया गया था। मैंने भी सिग्नेचर कर दिए थे। शादी पूरी हुई तो मैंने कागजात अपने पास रख लिए थे। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ था जैसे हम दोनों के बीच रिश्ता जुड़ नहीं रहा, बल्कि खत्म हो रहा है। शादी के फौरन बाद मैंने बाहर आकर मोबाइल खोला था और अस्पताल में फोन कर दिया था। अंजलि की बहन का इलाज शुरू करवाना था। मैं वादे से भागने वाला इंसान नहीं था। फोन पर डॉक्टर से बात की। बच्चे का नाम पूनम है, फाइल तैयार करके रखिए, आज ही आपके अस्पताल में उसे एडमिट करवा रहा हूं उधर। अंजलि को नौकरानी ने मेरे घर के गेस्ट रूम तक पहुंचा दिया था। उसको तो मैं अकेले में रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझकर अलग हिस्सा दे दिया था, क्योंकि यह शादी, जैसे कि मैंने कहा था, कि सिर्फ दिखावे की शादी थी। दोपहर के समय अंजलि खाना नहीं खा रही थी। नौकरानी ने आकर बताया कि मालिक, वो लड़की कुछ भी नहीं खा रही है, बस पूजा पाठ कर रही है। मैंने कहा, जाने तो, जिद करने की कोई जरूरत नहीं है उसके साथ। वो खुद 8-10 दिन में सीख जाएगी कि यहाँ के उसूल क्या है। उस रात में अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ था, मगर दिमाग में मैंने नोटिस किया था कि अंजलि के माता पिता के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था।
ना उसने जिक्र किया था माँ भी नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी पूनम, वो भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। इसको देखकर लगता था कि यह लड़की किसी बहुत बड़े नर्क से गुजर कर आई है, मगर फिर मैं खुद को समझाया करता था कि मुझे इस बात से क्या मतलब, मुझे उसके परिवार से, उसकी पर्सनल जिंदगी से क्या लेना देना, यह तो एक सौदा है ना, मुझे उसकी जिंदगी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए ना, उसे मेरी जिंदगी से कोई मतलब होना चाहिए। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर था, टेबल पर एक खत रखी हुई थी, उसमें लिखा था कि शशि जी, हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों की शादी लीगल है, ऊपर वाला हमारा गवाह है। मैं अपने भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ और उसकी आभारी रहूंगी, उसने मुझे आप जैसा हमसफर दिया। मैं उसका यह खत पढ़कर हैरान रह गया था। ये मुझे साफ बता रहा था कि वह इस शादी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं समझ रही है। मैंने वह कागज यानी वो खत जेब में रख ली थी, ना जाने क्यों। तीसरे दिन मैंने अस्पताल जाकर अंजलि की बहन पूनम से मुलाकात की थी। वह बहुत ही कमजोर थी, कम उम्र की थी, लेकिन मुझे देखकर जब मुस्कुराई तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा कि आपकी बहन बहुत बहादुर है। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरे जीजू हो। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ। कुछ दिन के लिए थोड़ी देर में उसके पास बैठा रहा, बातें करता रहा। उसके बाद फिर वापस अपने घर पर आ गया था। देर रात में अपनी गैलरी में गया, वहां से निकला तो अंजलि के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, वहां से रोशनी आ रही थी। दिल कर रहा था कि जाकर देखूं वो क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। कई दिन गुजर चुके थे, वो इसी तरह खामोश अपने कमरे में रहती थी, वो कभी कमरे से बाहर निकलकर नहीं आई थी। मैंने उसका चेहरा पहली बार कोर्ट मैरिज वाले दिन देखा था। उसके बाद से अभी तक ना तो मेरा उससे सामना हुआ था और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मैं हमेशा अपने ऑफिस, हॉस्पिटल फोन कॉल्स और रात के अकेलेपन में उलझा हुआ था। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थे। हमारी बात भी नहीं हुई थी। मैंने जानबूझकर यह दूरी रखी हुई थी, ना किसी हुक्म की जरूरत थी, ना तो वजह कि मैं चाहता था कि 10 दिन ऐसे गुजर जाए जैसे कोई साया तेजी के साथ गुजर जाता है और साया साथ हो पर कोई आवाज ना हो। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, अंजलि मैडम जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में प्रार्थना करती हैं, कुछ मांगती भी नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद करती रहती हैं। मैंने नजर अखबार पर रखी हुई थी, लेकिन दिमाग में उसके शब्द अटक गए थे कि वह सिर्फ धन्यवाद ही करती है। जिस लड़की ने अपनी जिंदगी का सौदा बहन के इलाज के लिए किया हो, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो भगवान की भी आभारी है और धन्यवाद भी करती है। यह बात मेरे उसूलों में फिट नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को ऑफिस से मैं जल्दी घर आ गया था। बारिश पूरी तेज हो रही थी, आसमान पर बादलों की गरज थी। मुझे अचानक बेचैनी सी हुई कि आज घर की कंडीशन कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है। कुछ खींच रहा था, जैसे कमरे की खामोशी और चीख बनने से पहले का लम्हा। अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी के सामने गया। उसके कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैंने कदम रोक दिए। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उसकी कोई आवाज नहीं थी, वह बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद की हुई थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे। मैंने पहली बार ठीक से उसका चेहरा देखा था, सीधा, सिंपल और सुंदर, चांद जैसा नहीं, क्योंकि चांद में तो दाग होता है, उसके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं था। एक सुकून था। मैं कुछ देर तक इसी तरह खड़ा रहा, कदम खुद ब खुद पीछे हट रहे थे, जैसे किसी ने मेरे बीच में दखल दिया हो। और फिर एक लम्हे के लिए मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, इंटरेस्टिंग, और ये कहकर मैं पलट आया था। अगले दिन शाम के समय लाइट चली गई थी। नौकर हाथ पैर मारने लगे। जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी। मैंने खुद फ्लैशा लाइट लेकर सिस्टम चेक करना शुरू किया। वापसी पर मैं जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से बाहर आती चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। वो कहने लगी कि जी कौन। मैंने कहा, लाइट चली गई है, सब ठीक है ना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। उसने कहा कि नहीं, सब ठीक है, आपका शुक्रिया, रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ ही लेती है। उसका यह जवाब मुझे कुछ लम्हों के लिए रोक गया था। मैंने दरवाजा नहीं खोला था, बस वापस पलट कर आया और सोचता रहा कि यह लड़की कौन है जो दुख में भी खुश रहती है, सुकून से रहती है, कोई शिकायत भी नहीं करती, अंधेरे में भी उम्मीद की बात करती है और खामोशी में भी शब्दों से बोलती है जो अंदर तक गूंजने लगते हैं। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया था। देर रात मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, यह लड़की जो चुप रहती है मगर हर लम्हा कुछ ना कुछ सुनाती है, वह कहाँ से आई है। मैं जानता था वह चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर गया है, जो सिंपल था मगर बहुत सुंदर था, बहुत स्पेशल था। तीसरे दिन रात को नौकरानी ने बताया, अंजलि मैडम खाने में सिर्फ चावल और दही मांगती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिला दिया और कहा, जो वह मांगे उसे दे दिया करो, बिना सवाल किए। अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी हुई थी, उस पर चाय का कप और एक छोटी सी डिश में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे और एक लिफाफा था जिसके अंदर एक खत थी। उसमें लिखा हुआ था कि आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए कोई मेहमान हूं, लेकिन मैं भी आपकी पत्नी हूं, मेरा भी फर्ज आपसे बढ़कर कुछ बनता है। अब मैं जानता था वो दीवार जिसे मैंने उसके और अपने बीच में खड़ा कर दिया था, वो कमजोर होने लगी है। रात को काफी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन दिमाग पर वही सवार था, चाय और वो लिखी गई खत और वो चेहरा, सब दिमाग की दीवारों पर जैसे जम गया था। मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। कुछ बेचैनी सी हो रही थी, जैसे घर में मेरी सांस रुक रही हो। मैं गैलरी में आ गया था तो रोशनी धीमी थी। किचन की तरफ गया कि शायद पानी पी लूं। अचानक एक सिसकी सुनाई दी, धीमी मगर अंदर गूंजती हुई। मैं चौंक गया था। आवाज कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से कमरे के करीब गया। दरवाजा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांका तो देखा कि वह जमीन पर बैठी अपने दोनों घुटने सीने से लगाए रो रही थी। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा दुपट्टे की आड़ में ढका हुआ था। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, हिचकिचाते हुए अंदर चला गया। कुछ कहे बिना किचन से लाया हुआ पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। वह चौंक गई थी।
और नजर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी, मगर कुछ नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा कि पानी पी लो। उसने नजर चुराई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गिलास थामने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में मजबूती नहीं आ पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर गिलास थाम लिया था। उसके हाथ में दिया। उसी लम्हे मेरे हाथ उसके हाथ से टकराए थे। ठंडे हाथ, जैसे कोई बिजली ना हो वो मिट्टी हो। मैंने फौरन अपना हाथ हटा लिया। उसकी छुअन मेरे अंदर तक महसूस हुई थी। बाहर मैंने किसी का हाथ थामा और लगा कि यह हाथ पूरा है, जैसे हाथों के बीच कोई नया रिश्ता है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को झटक दिया था। गिलास छोड़कर मैं पीछे हटा और सोचा कि यह सिर्फ सौदा है। शशि, भूल मत जाना, मैंने दिल ही दिल में खुद को याद दिलाया था। मैं पलटने लगा तो उसने धीमी आवाज में कहा कि कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं रुक गया। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वह अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। यह कहकर मैं कमरे से निकल गया था। अगली शाम डॉक्टर का फोन आया कि पूनम की टेस्ट रिपोर्ट्स बेहतर थी। मैं खुश हुआ, लेकिन जिसके लिए मैं यह सब कुछ कर रहा था वह खुद खामोशी की दीवारों के पीछे छुप गई थी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब बाहर कुछ शोर सा हुआ। नौकर ने आकर कहा कि सर, बाहर एक मैडम आई है, कहती हैं कि आपकी मंगेतर हैं। उन्होंने अपना नाम पूजा भट्ट बताया है। मैंने गर्दन झटकी। वह ऑस्ट्रेलिया से आ गई थी। मैंने कहा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। दरवाजा खुलते ही वह अंदर ढाबा बोलने के अंदाज में दाखिल हुई थी। जीन्स टॉप में चेहरे पर मेकअप था और आवाज में कड़कपन था। उसने कहा कि यह लड़की कौन है जिसने तुमसे शादी की है? ये मेरी जगह क्यों है? मैंने सुकून से कहा, पूजा बैठो। उसने कहा कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। तुमने शादी कर ली? सच में? मुझे बिना बताए मैंने ठंडी सांस ली और कहा कि तुमने इनकार कर दिया था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया। उसने कहा कि यह सब झूठ है, मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई हूं। तुमने मेरे ना आने पर किसी दूसरी लड़के को अपना नाम दे दिया। मैंने कहा, तुम लेट हुई और वो टाइम पर आ गई। वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम उसे पत्नी कहने लगे, यह अभी भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने नजर चुराई और कहा, यह शादी सिर्फ एक मकसद से हुई थी जो तुम्हें पता है। अब तुम आ गई हो तो हमारे बीच की बहस कोई भी फायदा नहीं है। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे शब्दों में नरमी आ गई है उसके लिए। मैं खामोश रहा। पूजा के कदम तेज थे। वह घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा कि मैं उसको देखना चाहती हूँ जिसने तुम्हारे साथ शादी की है। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, यह इज्जत का मामला है पूजा, वो मेरे घर में है, मेरी पत्नी है। उसने कहा, तो कितने दिनों के लिए? यह शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह लगा था। मैंने हाथ जोड़ दिए। वो पलट कर चली गई, लेकिन जाते जाते कहकर गई थी कि यह जंग खत्म नहीं हुई है। वो तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं बन सकती। पूजा के जाने के बाद मैं काफी देर तक गैलरी में खड़ा रहा था। घर खामोश था, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ था। अंजलि ने कोई सवाल नहीं किया, ना कोई सफाई मांगी। बस शाम को खाने के समय एक खत ट्रे में रखा था। क्या आपके मेहमान खुश थे? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस खत को जलते हुए चूल्हे पर रख दिया। अगले दिन पूजा की माँ का फोन आया। शशि बेटा, तुमने जो किया वह जल्दबाजी थी। पूजा तुमसे मोहब्बत करती है और यह सब गलतफहमी है। मैंने कहा, आंटी, आप मेरी माँ की तरह हैं, लेकिन फैसला मेरी जिंदगी का था। मेरे लिए वक्त पर रहना बहुत जरूरी था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन उनके शब्दों में एक दम था। मैं शाम को जब घर वापस आया तो देखा कि अंजलि आंगन में अपनी बहन पूनम के साथ बैठी हुई थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि शशि जीजू, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर अचानक दिल में ख्याल आया, पूजा ने आज तक मुझे ऐसे लम्हे कभी नहीं दिए थे, ना सुकून ना प्यार। वह हमेशा अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ ऐसा करती थी जैसे मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो अंजलि थी। मैंने खिड़की खोली थी। बारिश की आवाज से नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहने लगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए कोई बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांका नहीं था, बस सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे लिए वो इंसान हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खामोश रही। फिर कहने लगी कि आपको लगता है कि पूजा आपकी जिंदगी में वापस आ सकती है। मैंने एक लम्हे सोचा था और कुछ कहा कि रिश्ते सिर्फ वक्त ही होते हैं। मैं अभी समझ नहीं पाया था कि यह रिश्ता कौन सा है, लेकिन पूजा मेरे दिल से निकल चुकी है। वह धीरे से कहने लगी, तो सिर्फ अब मुझे और 6 दिन यहाँ रहना है। इतना कहकर वह पलट गई थी। पूजा वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी पूरी लगती थीं अब अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर का समय था। मैं घर वापस आया तो हॉल में एक हलचल सी महसूस हुई। नौकरानी घबराई हुई थी। अंदर आई और कहने लगी कि सर, अंजलि मैडम ने फ्रूट काटते हुए अपना हाथ काट लिया है। उनका बहुत खून बह रहा था, वह भी अंदर ही है। पूनम पट्टी ला रही है। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ मुड़ गए थे। दरवाजा खुला तो वह कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ दूसरे हाथ की हथेली पर रखे। खून से भरा हुआ रुमाल उसने दबा रखा था। पूनम उसके सामने खड़ी हुई थी, उसका हाथ थामकर हिचकिचाहट के साथ। मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने कहा, दिखाओ। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। बस धीरे से उसने हाथ थामने दिया। कट गहरा नहीं था, मगर काफी खून बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ पानी से साफ किया और उंगलियों के बीच हिस्से पर लपेटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद दर्द से या फिर मेरी मौजूदगी से, ये शायद किसी और अनजान एहसास से। मैं झुका रहा, खामोशी से, जैसे शब्दों की कोई गुंजाइश ना हो। पट्टी बांधने के दौरान एक पल को मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो आंखें जिनको वो हमेशा नीचे झुकाकर रखती थी। उसका ठहराव मेरी तरफ दिख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ था? उसकी आवाज नरम तरीके से निकली, जैसे सवाल भी इजाजत मांग रहा हो। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, कभी किसी का हक छीनने पर ऊपर वाला खुद सजा दे देता है। मैंने हाथ रोक लिया। कुछ कहने के लिए उसका चेहरा देखा। वो पछतावा नहीं था, उसके शब्दों में ना किसी पर इल्जाम था। वो बस एक सच बोल रही थी जो शायद वह खुद पर लागू समझ रही थी। मैंने नरमी से उसके हाथ की पट्टी कर दी थी। फिर कहा, कभी कभी जो चीज छीनी या समझी जाती है वो ऊपर वाले की तरफ से देन होती है, और जो चीज अपनी लगती है वह आजमाइश बन जाती है।
अंजलि ने सर झुका लिया, कोई बहस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी खामोशी जो हर बात का जवाब बन गई। वो लम्हा छोटा सा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी और एक ऐसा शब्द, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गए थे। अगले दिन मैंने वापसी पर देखा कि पूनम दरवाजे पर बैठी हुई थी, कुछ कपड़ों की सिलाई कर रही थी। पूनम ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, कहने लगी कि जीजू, आपको पता है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही है। मैंने पूनम की तरफ देखा और फिर नजर झुका ली। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात मैंने अंजलि के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने कहा कि जी। कमरा साफ सुथरा था। कोने में वह पट्टी जो मैंने अंजलि के हाथ पर बांधी थी वो रखी हुई थी। मैंने कहा, पट्टी अभी भी रखनी जरूरी है? उसने कहा कि यह निशानी है और कुछ तकलीफें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया, कुछ देर तक बैठा रहा, फिर कहने लगा, कभी कभी तकलीफें हमें वह चीजें सिखा देती हैं जो आसानी कभी नहीं सिखाती। उसने धीरे से सर हिलाया, जैसे यह एहसास कि हर चीज पर हक जताने का बस नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं किए जाते बल्कि निभाए जाते हैं। उसके शब्दों की गहराई में मैं डूबता चला गया था। एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब यह रिश्ता मेरे अंदर सांस लेने लगा था। अंजलि मेरे सामने बैठी थी। उसका चेहरा सिंपल था, दिल भरा हुआ था। उसका हाथ बैंडेज में छुपा हुआ था, मगर उसका असर मेरी सांसों में छुप गया था। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर अपनी डायरी खोली और एक बार फिर से बिना कुछ सोचे समझे लिखने लगा कि जख्म दो तरह के होते हैं, एक शरीर पर, दूसरा आत्मा पर। वो दोनों दे गई थी और दोनों को मरहम भी दे रही थी। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फोन नहीं किया। 10 दिन पूरे होने का समय करीब आ रहा था, मगर दिल कह रहा था कि शायद यह रिश्ता खत्म होने का मोहताज नहीं। अंजलि के जख्म मेरे दिल पर निशान छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही खामोश थी। बाहर हल्की सी धूप थी। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। टेबल पर चाय नहीं थी जो रोज की तरह होती थी। मैंने दरवाजा खोला, गैलरी की तरफ बढ़ा। वो आंगन में बैठी हुई थी। उसके हाथ में ट्रे चाय के कप और कुछ बिस्किट थे। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते हुए देखता रहा था। उसकी रफ्तार धीमी थी, उसकी नजरें नीची थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ सोचने जैसा था। जैसे कि वह मेरे करीब पहुंची तो मैंने धीरे से कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन तुम्हारे होंठ क्यों खामोश रहते हैं? उसने पलक झपकाई, चाय का कप मेरे हाथ में दिया और सिर्फ इतना कहा कि काश यह सब हकीकत होती। इन शब्दों ने जैसे कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया था। चाय की खुशबू, सांस, सब कुछ ठहर गया था। मैंने उसके हाथ से कप लिया और एक कदम पीछे हट गया था। अगर यह हकीकत थी तो झूठ भी नहीं रहा था। मैंने धीरे से कहा था तो उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया, लेकिन जवाब देना ठीक नहीं समझा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट पिया जो गर्म था। मैंने कहा, पूनम का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के शब्दों में कहा कि अब तो बेहतर है, एक और टेस्ट बाकी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद उसे वहां लेकर जाऊंगा। अंजलि ने कहा कि पूनम बहुत हंसने लगी है, शायद उसे लगता है कि जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। अंजलि की आवाज में कुछ हैरानी, कुछ शुक्र और कुछ डर सा था, जैसे वह इस खुशी को पूरा मनाने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी भी वापस आ रही है? उसने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर कहने लगी कि मैंने जिंदगी मांगी ही कब थी, मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूँ। यह शब्द सीधा मेरे दिल पर लगे थे। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा कि अंजलि, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैंने तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया था? पहली बार वह चौंक गई मेरी तरफ। उसने देखा, हम दोनों की नजरें आपस में टकरा गई थी। उसकी आंखें साफ थीं, मगर अंदर कुछ डरा हुआ था। उसने कहा कि शायद दोनों बातें सच थी। मैंने कहा, तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वह कर लिया जिसका इरादा ना तुम्हें था ना मुझे। मैंने कहा, तो फिर यह चाय, यह एहसास, यह सब क्या है अंजलि? उसने कहा, यह सब वो है जो हकीकत नहीं लेकिन दिल हकीकत मान बैठा है। उसके शब्द नरम थे, जैसे वह अपने ही शब्दों से बचने की कोशिश कर रही हो। बीच में खामोशी आ गई। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जिनमें हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज बोल रही थी। कमरे की हवा, दिल की धड़कन, नजरों की हकीकत। फिर वह उठी और चाय की खाली ट्रे समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, अंजलि। वो रुकी नहीं, पीछे पलटी नहीं। मैंने फिर से कहा, अगर मैं कहूं कि यह सब हकीकत बन सकता है, तो वह फौरन रुक गई। उसने अपनी सांसें रोक ली। फिर वह धीरे से कहने लगी कि हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा रिश्ता अब भी सिर्फ 10 दिन का है और अभी 2 दिन बाकी है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता रहा जहां से वह गायब हो गई थी। रात को मैंने पूनम से बात की, वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि आज अंजलि दीदी बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि कुछ प्रार्थनाएं वक्त पर सुन ली जाती हैं। मैंने पूछा, और तुमने क्या कहा? उसने कहा, मैंने दीदी से कहा कि कभी कभी इंसान खुद प्रार्थना बनकर आता है और आप उनकी प्रार्थना बन गए हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। क्या मैं सच में किसी की प्रार्थना बन सकता हूँ, या अभी भी वही इंसान हूँ जो सब कुछ कागजों पर नापता है? मैंने रात को अपने कमरे में बैठकर वो फाइल दोबारा निकाली। शादी के पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। 2 दिन बाकी थे, वही दिन जिनके बाद मैं आजाद था, और अंजलि भी, मगर दिल की आजादी से डर रहा था। उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था, हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी सी थी। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, सामने खुली हुई फाइल, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। अंजलि दिन भर नजर नहीं आई थी, ना दोपहर में, ना शाम में, और ना ही रात के खाने पर। नौकरानी ने बताया कि अंजलि मैडम कह रही थी कि उन्हें आराम करना है, शायद उनके सर में दर्द हो रहा है। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल बेफिक्र नहीं था। एक अजनबी सी बेचैनी ने दिल के किनारे दिला दिए थे। मैंने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मैं कुछ लम्हे रुककर दरवाजे से बाहर निकला, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर वह खुद कहीं नजर नहीं आ रही थी।
मैंने आवाज लगाई, अंजलि। आवाज कमरे में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं बाहर आया तो खामोशी भी चीख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक एक हल्की सी आहट थी गैलरी के पास। वह जमीन पर गिरी पड़ी थी, गुलाबी रंग के कपड़ों में। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस धीमी चल रही थी। मैंने कहा, अंजलि। मैं दौड़कर उसके करीब गया। मैंने उसके सर को अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथ की नस चेक की धड़कन कमजोर थी। मैं फौरन चिल्लाया, गाड़ी निकालो। नौकर ने दौड़कर गाड़ी निकाली। मैंने उसे उठाया जैसे एक टूटा हुआ परिंदा हूं। मैं फौरन ही लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया था। उसके हाथ मेरी उंगलियों में थे। मैं बार बार कह रहा था, बस पहुंच रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अंजलि को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर भागते हुए आए, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ढेर सारे सवाल। एक डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि सर, इन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं, क्वांटिटी ज्यादा थी, आप टाइम पर इन्हें अस्पताल ले आए, वरना ना जाने क्या हो जाता। मैंने जमीन पर बैठे हुए सिर्फ इतना कहा कि वह जिंदा है ना। डॉक्टर ने सर हिलाया। अभी मैं कुर्सी पर बैठ गया था। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि उसने यह सब क्यों किया। सुबह के समय डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को होश आ गया है, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही कमजोर है, बात करने की कंडीशन में नहीं है। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो निढाल लेटी हुई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया जो अभी भी ठंडा था। मैंने कहा, तुमने यह सब क्यों किया। मेरी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक कांपती हुई सच्चाई थी। जो कुछ बोली नहीं, सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई और जवाब देने के काबिल ना हो। घर वापस आकर मैं सीधा उसके कमरे में गया। हर ड्रॉ चेक की, उसका सामान चेक किया। उसके सामान के बीच में एक छोटा सा लेटर पड़ा, मिला डायरी थी। मैं बैठा डायरी खोली। पहला पेज खाली था, दूसरा भी तीसरे पर। एक शब्द लिखा हुआ था, मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूं। मेरे हाथ रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले पेपर पर लिखा हुआ था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा शरीर, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब खेल का हिस्सा था। और मैं बुझती रही। शादी सब कुछ करवा लेती है। एक दिन उसने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो और मुझे डिवोर्स दे दो, जैसे मैं कोई चीज हूं जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। मैंने जीना छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी बहन का चेहरा देखकर रोज मरने से रुक जाती थी। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए शशि, और तुमने कहा कि सिर्फ 10 दिन के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। मैंने सोचा शायद अब शरीर को बेचने का काम कानूनी हो गया है, कम से कम इस बार मेरी बहन बच जाएगी। यह सब पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हर शब्द दुख से भरा हुआ था। मैंने सोचा, जो लड़की इतनी सुकून से प्रार्थना करती है, जो रोज खामोश रहती है, वो अंदर से इतनी जख्मी थी। एक पेपर पर लिखा हुआ था, तुम खुश होते हो पर तुम्हारे सवाल मुझ तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नजरों में कुछ था जो बाकियों से बहुत अलग था। मैं डर गई थी, कहीं इस बार मेरा दिल ना लग जाए। मैंने डायरी बंद कर दी। मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बाहर हॉल में आकर बैठ गया था, सर हाथों में छुपा लिया था। मैंने जिसे सौदा समझा था, वो लड़की तो खुद जिंदगी की जंग लड़ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, वकील का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। ये वक्त कानून या कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था, ये वक्त दिल का था, सच का था। अस्पताल वापस जाने पर मैं सीधा उसके कमरे के बिस्तर के करीब गया। वो जाग रही थी। उसका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जियो अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी के साथ एक रोशनी थी। मैं अस्पताल से अंजलि को घर ले आया था। वह बहुत ही कमजोर थी, लेकिन अब खामोश नहीं थी, बस थकी हुई सी लग रही थी। पूनम ने दरवाजे पर आते ही उसे गले लगा लिया था, जैसे वो बरसों के बाद वापस आई हो। घर का माहौल थमा हुआ था, हर कोई सावधान था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हो। मैंने उसके आराम के लिए उसे गेस्ट रूम के बजाय अंदर वाले कमरे में भेज दिया था। यह वही कमरा था जो कभी मेरे मम्मी पापा का हुआ करता था। वहां सुकून था, धूप भी कम आती थी, मगर रोशनी हमेशा अंदर मौजूद रहती थी। शाम को मैं स्टडी रूम में बैठा हुआ था, फाइल देख रहा था, जब गेट से गाड़ी की आवाज आई। नौकरानी ने आकर बताया कि सर, पूजा मैडम आई हैं। मैंने सर उठाया, मुझे पता था कि अब वह क्यों आई है। दरवाजा खुला। पूजा का चेहरा घमंड और गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, शशि, अब हद हो गई है, मैं तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे फैसले दोनों से तंग आ चुकी हूं। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने ठंडे शब्दों में कहा कि बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा कि नहीं, मैं बात करने नहीं आई। मैं जान गई हूं कि वह लड़की अभी तक यहां पर क्यों है। वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। वह एक तलाकशुदा, एक जख्मी लड़की है। मैं कुर्सी से उठा और मैंने कहा, तुम जिस लड़की को तलाकशुदा कह रही हो, वह वही है जिसने मेरे पिता की आखिरी वसीयत पूरी की। तुमने वक्त पर आने का वादा किया था, मगर इनकार कर दिया। लेकिन उसने इनकार नहीं किया, सिर्फ एक शर्त पर हाँ कह दिया। पूजा ने कड़क शब्दों में कहा, शर्त यह कैसी शादी है ना, मोहब्बत ना रिश्ता, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चीखा, शायद पहली बार मेरी आवाज बहुत तेज थी। मैंने कहा, हाँ, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो तुम भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझे बदल दिया, मुझे वह सच दिखाया जिससे मैं हमेशा भागता रहा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह रुक गई और कहने लगी कि शशि, वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत कैसे बन गई। तुम तो कहते थे कि यह सिर्फ वक्त गुजारने का रिश्ता है। मैंने उसे दरवाजे की तरफ इशारा दिया और कहा, वो वक्त अब मेरी हकीकत बन गया और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दिखावा है। पूजा पीछे हट गई और कहने लगी, तो फिर तुम उसे एक्सेप्ट करने वाले हो। मैंने कहा, नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, वह खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन गई। पूजा ने कंधे उचकाए, उसकी आंखों में जलन उभर आई थी। वह कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शशि, मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता था। तुमने मेरी मजबूरी को तमाशा समझा। उसने मेरी मजबूरी में जान डाल दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता की पसंद थी। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे पिता की शर्त से भागी हो और वह उस शर्त का हिस्सा बनी। उसने पलटने से पहले कहा कि उस लड़की की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी। शशि, मैंने सख्त शब्दों में कहा,
मुझे उसकी सच्चाई में डूबना कबूल है, लेकिन तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। पूजा चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। कई लम्हे बाद मैंने गहरी सांस ली और सोचा, जिससे शादी की उससे मोहब्बत हो गई। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी, अंजलि के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, धीमी सी रोशनी आ रही थी। मैं उस रोशनी को देखता रहा। फिर स्टडी रूम में गया और डायरी निकाली। लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के दायरे में खुद को सौंप देता है। और मैं बह चुका हूं उसकी आहट, उसकी खामोशी और उसके सब्र में। दूसरे दिन नाश्ते के टेबल पर अंजलि नहीं थी। नौकरानी ने बताया कि वह आराम से दोपहर को आएंगी, उन्हें कुछ देर तक अपने कमरे में ही प्रार्थना करनी है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ऑफिस गया, लेकिन वहां मेरा काम में मन नहीं लगा, तो घर वापस आ गया। घर की दहलीज पर दाखिल होते ही पूनम दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आज दीदी ने एक नई डिश बनाई है, आपको खिलाने के लिए कहा है। मैं मुस्कुराने लगा और मैंने कहा, मैं तैयार हूं। मैं किचन में दाखिल हुआ। अंजलि टेबल सजा रही थी, उसके चेहरे पर चमक थी। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, कल पूजा आई थी। वो रुक गई और मुझे देखने लगी। कहने लगी कि मुझे पता था, उसे तो आना ही था। मैंने कहा, अंजलि तुम वो हो जिसने मेरी और मेरे पिता की इज्जत बचाई है। अंजलि ने नजर उठाई, कुछ कहने की कोशिश की, मगर वह कुछ बोली नहीं, बस मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अंजलि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं इस बार। वह हल्के से मुस्कुराने लगी, जैसे जानती हो, फिर नजर नीचे रख ली। वो जानती थी कि अब मैं भी, और अब यह रिश्ता शब्दों से आगे निकल चुका था। 10 दिन गुजर चुके थे। सुबह जब मैं उठा तो बंगले में सब लोग जाग चुके थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। टाइम सुबह के लगभग 6 बज रहे थे, जैसे कोई कह रहा हो कि वक्त पूरा हो चुका है। मैं बाहर निकला तो किचन में हरकत नजर आई। पूनम टेबल पर नाश्ते की चीजें रख रही थी, लेकिन अंजलि वहां नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा कि अंजलि कहाँ है। पूनम ने गर्दन नीचे रखते हुए कहा, वह अपने कमरे में है, शायद सामान पैक कर रही है। ये शब्द जैसे मेरे शरीर से जान निकाल गए थे। मैं खामोश रहा। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल लग रहा था, जैसे हर शब्द बोझ बनकर मेरे गले में अटक रहा हो। दोपहर के करीब मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंजलि जमीन पर बैठी हुई थी। सूटकेस खुला हुआ था, कुछ कपड़े पैक किए जा चुके थे और बाकी के रख रही थी। वो धीरे धीरे अपना सारा सामान रख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने जाने का फैसला कब का तय कर लिया है। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा। अंजलि ने मुझे देखा नहीं था। अच्छा, जानबूझकर नजर नहीं मिला रही हो। फिर वह कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, जैसे कि वादा था 10 दिन पूरे हो गए हैं और अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं रहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने अंदर कदम रखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया। उसने कपड़े फोल्ड करते हुए कहा, लेकिन आपने रोका भी नहीं है। मैं खामोश हो गया। फिर वह कहने लगी कि शादी का समय पूरा हो चुका है, वादा भी पूरा हो गया है, मेरा रिश्ता खत्म हुआ। अब मैं सिर्फ वही हूँ जो पहले हुआ करती थी, तलाकशुदा, खामोश और मजबूर। मैंने कहा, तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जिसने मुझे आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदलकर रख दिया। वो धीरे से मुस्कुराई। उस दिन पहली बार उसने कहा, तो फिर आपको यह बात 10वें दिन ही क्यों याद आई? 9वें दिन या 8वें दिन, या 8वें दिन भी तो याद आ सकती थी ना। आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए? मैं खामोश हो गया था। कुछ लम्हे गुजर गए। मैं फिर बोला कि वादा दिल से किया जाता है। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए थे। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपना सूटकेस बंद किया और खिड़की की तरफ चल दी थी। हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर्दा उड़ रहा था। उसने कहा, शशि, दिल से किए गए वादे हमेशा वक्त से पहले टूट जाते हैं, और वक्त के वादे वो कभी दिल के काबिल नहीं होते। मैंने कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, अंजलि, तुमने एक सौदा पूरा किया, मैंने एक वसीयत निभाई, लेकिन जो हमने महसूस किया वह क्या था? वह कोई झूठ था। उसने कहा कि कुछ भी महसूस करना जुर्म नहीं होता, बोलना हक है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए कुछ मतलब रखती हूँ, और मैंने भी कभी नहीं कहा कि मैं ठहरना चाहती हूँ। मैंने पहली बार उससे सवाल किया, लेकिन तुम रुकना चाहती हो ना? वो मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी कि हाँ, लेकिन खुद नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वादा किया था, और वादा निभाने वालों को खुद सबसे ज्यादा वादा प्यारा होता है। उस पर मुझे लगा कि सब कुछ रोक दूं, वक्त, फासला कसमें, सब कुछ। वो सूटकेस के साथ बाहर निकली। निशा पूनम दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उसने लिपटकर अंजलि को गले लगा लिया और कहने लगी कि दीदी, आप कहाँ जा रही हो? अंजलि ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कहीं नहीं, बस एक वादा पूरा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मैं दरवाजे पर आया। नौकर ने सामान रखा। अंजलि गाड़ी के दरवाजे के करीब पहुंची। मैंने आखिरी बार पुकारा। वह रुक गई, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। मैंने कहा, अगर तुम जा रही हो तो चली जाओ, ना कि मेरे वादे को निभाने के लिए। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चल पड़ी। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हुई। वह जा चुकी थी। वो 10 दिन जो कभी बोझ हुआ करते थे, अब कमी बन गए थे। मैं दरवाजे पर बैठा रहा और खुद से कहने लगा, जिस लड़की को मैंने खरीदा हुआ समझा, वह मुझे मेरी कीमत का अंदाजा दे गई। शाम ढल रही थी, धूप की रोशनी कम हो रही थी। मैं अकेला था, लेकिन पहली बार अपनी खामोशी में किसी की आवाज गूंजती हुई महसूस हो रही थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल ने एक फैसला किया था। मैंने नाश्ता नहीं किया और ऑफिस भी नहीं गया, सिर्फ गाड़ी निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा था, जहां जिंदगी बिखरी हुई थी, और कहीं ना कहीं वह भी। मैं पिछले मोहल्ले में, जहां वह अपनी बहन के साथ रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वह वापस आई ही नहीं, सिर्फ कुछ जरूरी कपड़े भिजवा दिए थे। मैं फिर से अस्पताल गया, जहां पूनम का इलाज होता था। वहां से भी यही जवाब मिला कि मैडम ने इलाज का सिलसिला रोक दिया है, कहा है कि अब कहीं और ले जाएंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने उसके बारे में जानने की आखिरी उम्मीद पर हाथ डाला। वो मंदिर जिसका वो अक्सर जिक्र करती थी, जहां वो दर्शन करने के लिए जाती थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे वहां मिल जाए। मैं शाम को वहां पहुंचा। शहर से काफी दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे थे।
वहीं एक कोने के हिस्से में एक लड़की बैठी हुई थी। मैं दूर खड़ा रहा, लेकिन दिल ने कहा कि यह वही है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह प्रार्थना कर रही थी। मैं धीरे से उसके करीब गया। मैंने कहा, अंजलि। वह चौंक गई। उसने अपनी आंखें खोली। मेरा चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने एक लम्हे में कुछ भी कहे बिना उसकी आंखों में वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों से मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, मैं तुमसे सिर्फ शादी नहीं बल्कि जिंदगी मांगने के लिए आया हूं। उसकी आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी उसके पास ही बैठ गया और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि अगर यह लड़की मेरे भाग्य में है तो आज इसे मेरी जिंदगी में शामिल कर दो। मैंने उसे खोने के लिए नहीं पाया था और मैंने जो कुछ कहा था वह हकीकत थी। प्रार्थना करने के बाद वह खामोशी से उठी। मैंने हाथ बढ़ाया, वो पीछे नहीं हटी। उसने आंसू साफ किए। मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने देर की है, लेकिन यह देर मेरे दिल को समझने में लगी, तुम्हें नहीं। तुम तो पहले दिन से ही मेरी हकीकत बन चुकी थी। मैंने सिर्फ करने में वक्त लगा दिया। कुछ देर वह खड़ी रही और फिर धीमी आवाज में कहने लगी कि शशि, मैं वादा निभाने गई थी, मोहब्बत छोड़कर नहीं। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस खुद को थोड़ा सलामत रखना चाहा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है। तुम चली गई तो लगा जैसे कुछ बचा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, इस बार बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी शर्त के। वो खामोश रही। उसने कहा, क्या तुमने मेरे बीते हुए समय को भी थामने का फैसला कर लिया है? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वह सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूं जो तुमने पहले अकेले झेला। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, प्रार्थना की और फिर मेरे साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, चलते हैं वहीं जो तुम्हारा भी है। उसने सर हिलाया। उसकी आंखों में सुकून था, उसके हाथ में मेरे हाथ थे। मैंने जिस लड़की को सौदा समझा था, अब वह मेरे दिल की सबसे कीमती सच्चाई बन चुकी थी। अंजलि मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। सड़क पर हर मंजर खुश लग रहा था। मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मेरे बराबर में वह लड़की बैठी थी जिसे मैंने 10 दिन की शादी के लिए चुना था और अब वह मेरी पूरी जिंदगी बनने जा रही थी। मैंने घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में रखी अलमारी खोली जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रखे हुए थे। मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने हाथों से फाड़ दिए और हमेशा हमेशा के लिए अंजलि का हाथ थाम लिया। अंजलि पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पूनम ने अंजलि के स्वागत की, बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उसने पूरे घर को फूलों से सजवाया था। वह बहुत खुश थी। पूनम जो अंजलि की छोटी बहन थी, वह अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। दरअसल पूनम और अंजलि के माता पिता नहीं थे। पूनम काफी समय से बीमार थी। जब मैंने अंजलि से शादी की बात की थी तो उसकी शर्त यह थी कि तुम मेरी बहन का इलाज करवा दोगे। मैंने उसकी बहन का इलाज करवाया था और उसकी बहन का इलाज आगे भी चल रहा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। लेकिन अब कुछ भी मेरी जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि वह दोनों मेरा हक थी और इस घर में मेरे परिवार के सदस्य की तरह थी। अंजलि मेरी मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे घर की रोशनी बन गई हो? उसने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरे दिल की धड़कन बन गए हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि तुमने पहले कहा था कि तुम विधवा हो, लेकिन अब आइंदा ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करना। तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वक्त गुजरता गया और पूनम का इलाज भी पूरा हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे और हमारे साथ साथ पूनम भी। कुछ समय के बाद अंजलि को मां बनने की खुशी मिली। यह सुनकर मेरे कदम जमीन पर नहीं थे। मैं बहुत खुश था। हम दोनों की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अंजलि ने बेटी को जन्म दिया। वो बेटी घर में रोशनी ले आई थी। मेरे घर में अब वो सुकून था जो शायद इस दुनिया की किसी जगह पर नहीं। मैं अब भी अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। खैर, जब अंजलि ने हमारी बेटी आर्या को जन्म दिया, उस दिन मुझे पहली बार बाप कहलाने का मतलब समझ आया। उस नन्ही सी जान को पहली बार अपनी बाहों में लिया तो लगा जैसे मेरी दुनिया रुक गई हो। अंजलि की आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान वैसी ही थी, सच्ची, शांत और मेरी। मैंने उस दिन अंजलि से कहा था, अब यह घर सिर्फ हमारा नहीं, अब यह हमारी बेटी का भी है और मैं वादा करता हूँ कि जैसे तुम्हारा ख्याल रखा उसका भी वैसे ही रखूंगा, शायद उससे भी ज्यादा। अंजलि मेरी जिंदगी में ऐसे आई थी जैसे किसी वीराने में बारिश की पहली बूंद, और अब वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी की माँ थी, मेरी दुनिया थी। पूनम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, कॉलेज जाती थी, हंसती थी, खिलखिलाती थी। एक दिन उसने मेरे हाथ थामकर कहा, शशि भैया, आपने मेरी दीदी को मुस्कुराना सिखा दिया और मुझे एक भाई मिल गया है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैंने जो फैसला लिया था वो सिर्फ मेरा नहीं था, कई जिंदगियों की नई शुरुआत थी। अब मेरी सुबह अंजलि की आवाज से और मेरी शामें आर्या की हंसी से सजती थी, और इन दोनों के बीच मैं कहीं पूरा हो चुका था। एक शाम मैं बालकनी में बैठा था। अंजलि मेरे पास आई और बोली, जानते हो शशि, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे यकीन नहीं था कि ये घर कभी मेरा हो पाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, और आज ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो शब्दों से कहीं बड़ा था। अब मैं जब भी अंजलि को देखता हूँ तो मन ही मन शुक्रिया करता हूँ उस पल का जब उसने हाँ कहा था, भले ही एक शर्त पर, लेकिन उस शर्त ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज मैं सिर्फ यही कहता हूँ, जिसे मैंने 10 दिन के लिए अपनी पत्नी बनाया था वो अब मेरे हर दिन की वजह बन चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।